अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल हफीज़ हियर। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, ये लेसन 1 है। व्हाट इज़ शेयर, इस पे बात करेंगे कि शेयर क्या है। शेयर क्या है, हिस्सस क्या है, उर्दू में हिस्सस कहते हैं और इसको स्टॉक्स भी लोग कहते हैं। स्टॉक, शेयर, आइटम, डिफरेंट नेमिंग है, जी बात एक ही है। ठीक है, कोई भी कंपनी है अगर वो सोचती है कि मैंने न्यू प्रोजेक्ट लगाना है या न्यू प्लांट लगाना है तो उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट क्यों? ज़ाहिर बात है, डे बाय डे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। पहले बटनों वाले मोबाइल होते थे, अब टच मोबाइल आ गए हैं। ठीक है, या पहले 3G होती थी, अब 4G आ गई है। तो वक्त के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर जैसी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो कंपनीज़ भी अपने आप को उसके साथ साथ इम्प्रूव करती हैं न्यू प्रोजेक्ट करके, ताकि वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर भी वो इनोवेशन लाएँ, ताकि वो इस इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव कर सकें। ठीक है, तो बिज़नेस के अंदर उनको एक कॉम्पिटिटिव सर्वाइवल के लिए ये चीज़ रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज़ हैं वो सारी न्यू प्रोजेक्ट्स पे उनका होता है। ठीक है, कि उन न्यू प्रोजेक्ट्स पे काम करने होते हैं। और दूसरी तरफ से जो दूसरी कुछ कंपनीज़ हैं वो एक्सपेंशन के बारे में सोचती हैं कि जो एग्जिस्टिंग सेटअप है इसको एक्सपेंड किया जाए और प्रोडक्शन को एनहांस किया जाए, बढ़ाया जाए, और उसके लिए उनको न्यू प्लांट लगाना पड़ता है। तो उनके लिए न्यू प्लांट का एक ऑप्शन है और कुछ को न्यू प्रोजेक्ट के बारे में सोचना है, तो इसके लिए पैसों की ज़रूरत है ना। ठीक है, अब पैसा कहाँ से इकट्ठा किया जाए? उनके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि वो जो पैसा ऑलरेडी जो बिज़नेस कर रही हैं उससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो री इन्वेस्ट कर दें अपने न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, या जिसने प्लांट लगाना है वो उसके ऊपर वो इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, जो भी वो एग्जिस्टिंग उनका जो सेटअप है उसमें जो उनको फ़ायदा हो रहा है उस बिज़नेस से वो पैसा इकट्ठा करें और न्यू प्रोजेक्ट जो भी उन्होंने करना है उसमें वो पैसा लगा दें। ठीक है, या प्लांट बनाना है उसमें लगा दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो बैंक के पास जाएँ और उससे लोन लें, वहाँ से भी उनको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन ये है कि वो अपने शेयर्स इशू करें और पब्लिक को सेल करें। ठीक है, अपनी कंपनी के छोटे छोटे शेयर्स बना लें। ठीक है, और वो पब्लिक को सेल करें। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है शेयर्स का। जैसे ये कंपनी है, इसने अपने छोटे छोटे ये शेयर्स बना लिए हैं। ठीक है, यहाँ से कॉन्सेप्ट जो आता है वो शेयर्स का आता है। शेयर्स बेसिकली क्या होता है? कंपनी का हिस्सा होता है छोटा सा। ठीक है, अच्छा, अगर ये कंपनी के 100 शेयर हैं, ठीक है, और आप उसके 10 शेयर लेते हैं तो आप उसके 10% शेयर ऑनरशिप उस कंपनी के अंदर आपकी हो जाती है और आप उसके शेयर होल्डर बन जाते हैं। ठीक है, 10% के आप उसके शेयर होल्डर बन जाते हैं और उसमें आप उसके नफ़े और नुकसान, कंपनी के नफ़े और नुकसान के हिस्सेदार हो जाते हैं। कंपनी अच्छा काम करती है, रेट ऊपर चलता है, ग्रो करती है तो आपको फ़ायदा होता है। कंपनी अगर ग्रो नहीं करती, लॉस में जा रही है, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से, या कोई कोरोना आ गया, कोई वर्ल्ड क्राइसिस आ गया जैसे आए थे, ठीक है, तो उस वजह से सम प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इस तरह बिजनेस नहीं चल पा रहा तो वो कंपनी टेम्परली नीचे मतलब लॉस की तरफ जाती है। ठीक है, उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा, थोड़ा लॉस हो रहा है, तो उस वजह से जो शेयर होल्डर है उस पर भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, क्योंकि उसका स्टॉक भी नीचे आएगा। ये किस्म की इन्वेस्टमेंट है। आप किसी कंपनी के शेयर लेते हैं तो एक किस्म की इन्वेस्टमेंट है जिस पे आप रिटर्न बनाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे आप बैंक में जाते हैं और उसके सर्टिफिकेट्स लेते हैं, जैसे बॉन्ड्स वगैरह, उसमें आपको जो फ़ायदा होता है इन्वेस्टमेंट करने से। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जब आप बैंक में जाते हैं तो वहाँ आपको मुतवातर रकम का एक सिनेरियो होता है कि एक पैरेलल फिक्स इनकम। शेयर, जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं और आप किसी कंपनी के शेयर लेते हैं तो आपको फिक्स इनकम नहीं मिलती, मुतवातर रकम नहीं मिलती। ठीक है, यहाँ आपको डिविडेंड मिलता है। ठीक है, यहाँ आपको डिविडेंड मिलता है और डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड का मतलब है कि जो कंपनी अपने बिजनेस से प्रॉफिट कर रही है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स के अंदर, जो जिन लोगों ने उनके शेयर्स लिए हुए हैं उसके अंदर वो अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, अच्छा, एक शेयर लेने से आप बिल्कुल उस कंपनी के हिस्सा बिल्कुल मालिक ही नहीं बन जाते। ठीक है, आपकी उतनी स्टैंडर्ड मतलब उतनी होगा, ठीक है, जितना आप उस कंपनी के, जितने शेयर्स आपके पास उस कंपनी के हैं उस हिसाब से ही आप उसके शेयर होल्डर हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है कि आप उनके मामलात भी चलाना शुरू कर दें, जो इंटरनल जो भी उनके जो मामलात चल रहे हैं बिज़नेस के, लाजमी नहीं है कि आप अगर उनके शेयर होल्डर हैं तो आप उनके मामलात में भी अपना हिस्सा डालें। ठीक है, हिस्सेदार हो। ठीक है, अच्छा, कंपनी में
जब आप अपने इन्वेस्ट की हुई है, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उस कंपनी के अंदर, तो आपकी इन्वेस्टमेंट तभी ग्रो होगी जब वो कंपनी अच्छा चल रही है, उसका रेट ऊपर जा रहा है, तो आपकी कंपनी उस आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इम्प्रूव होगी, बढ़ेगी, प्रॉफिट की तरफ जाएगी। और अगर कंपनी नहीं ठीक चल रही और नीचे की तरफ मतलब लॉस की तरफ जा रही है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम भी हो सकती है। तो आप दोनों नफ़े और नुकसान दोनों के हिस्सेदार होते हैं उसमें, ठीक है। अच्छा, शेयर्स को लेने के दो फ़ायदे हैं, एक है कैपिटल गेन्स और दूसरा है डिविडेंड, ठीक है। कैपिटल गेन ये है कि कोई भी कंपनी है उसका एक शेयर 10 रुपये का है, ये 10 रुपये का शेयर है और आप उसके शेयर लेते हैं, उसमें कोई ख़बर आ गई है, कोई पॉलिसी वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हुई है जिस वजह से उस कंपनी का फ़ायदा बहुत हो जाएगा, या वो कंपनी आजकल इस दौर के अंदर जब आप ले रहे हैं तो वो बहुत ऊपर जा सकती है, परफॉर्म अच्छा कर सकती है, तो उसका रेट अभी 10 रुपये आप उसके शेयर लेते हैं। अगर वो वक्त के साथ उसका रेट 20 रुपये हो जाता है, ज़ाहिर बात है दूसरे लोगों को भी पता चलेगा कि वो कंपनी अच्छी है, सारे लेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी और वो रेट ऊपर उसका 10 के बजाय 20 पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपने लिया 10 रुपये पे, अब आ गया 20 रुपये पे, जो डिफरेंस आ रहा है ना 10 रुपये एक्स्ट्रा, ये आपको प्रॉफिट है, इसको कैपिटल गेन कहते हैं, ठीक है। ये कैपिटल गेन होता है, ठीक है, कि आपने शेयर 10 रुपये का लिया, अब वो 20 रुपये पे हो गया, जो डिफरेंस बचा 10 रुपये वो आपका कैपिटल गेन है, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो गई। दूसरा ऑप्शन होता है कि डिविडेंड, ठीक है। कैपिटल गेन तो मिल ही रहा है, ठीक है। डिविडेंड का मतलब है जो कंपनी बिजनेस कर रही है उसमें से जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो उठा के शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है, उसको डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब लाजमी नहीं है कि कंपनी आपको हर बार डिविडेंड दे, ठीक है, ठीक है। डिविडेंड क्या है कि जो कंपनी प्रॉफिट कर रही है अपने बिजनेस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स पे, उस हिसाब से जितना जिसका जितना शेयर है, मतलब जिसके जितने शेयर है उस हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्रॉफिट, ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि हर कंपनी ये काम करे, जैसे अमेज़ॉन, गूगल, फेसबुक ये डिविडेंड नहीं देती, ये क्या करती हैं, इनको जो बिज़नेस से प्रॉफिट होता है वो री इन्वेस्ट कर देती हैं अपने बिज़नेस में। ये हमने पहले भी पढ़ा था शुरू में कि कंपनी को पैसों की जब ज़रूरत होती है तो उसके बाद 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन क्या था कि वो अपने बिज़नेस से जो प्रॉफिट है उसको अपने प्रोजेक्ट लगाने में इस्तेमाल करे, तो ये वो ऑप्शन है कि जो उसने फ़ायदा किया है, जो वो डिविडेंड दे सकती थी वो डिविडेंड नहीं दे रही, और वो पैसा अपने प्रोजेक्ट में या अपने इनोवेशन में या अपने न्यू प्लांट में अपने बिज़नेस में री इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। तो उससे बिज़नेस ग्रो होता है, ठीक है, और उससे आपको फ़ायदा मिलता है। कैसे? फ़र्ज़ करें आपका एक शेयर जो है, अभी कंपनी का जो रेट चल रहा है 100 रुपये चल रहा है और उसने कहा है कि मैं 5 रुपये डिविडेंड दे रही हूँ, तो आपको कितना फ़ायदा हो रहा है पर शेयर पे? एक शेयर 100 रुपये का और आपको 5 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है, तो आपको 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है डिविडेंड पे। अगर आपके इसके पास 100 शेयर थे तो आपको 500 शेयर्स का 500 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अगर वो कहती है कि मैं ये 5 रुपये नहीं देती, डिविडेंड नहीं देती, ये मैं अपना बिज़नेस में री इन्वेस्ट करती हूँ, ये देखें ना, बिज़नेस में ये 5 रुपये मतलब जो उसने प्रॉफिट किया है बिज़नेस में री इन्वेस्ट करती है, उससे वो ग्रोथ करती है, तो उसका जो शेयर है जो 100 रुपये का था वो 110 पे चला जाता है। तो जहाँ आपको डिविडेंड से 5 रुपये मिल रहे थे आपको 10 रुपये मिल रहे हैं। तो ये फ़ायदा होता है कि आपको बाज़ औक़ात डिविडेंड के बजाय कैपिटल गेन में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है, ठीक है। तो कंपनीज़ बहुत सी ये करती हैं कि वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती हैं अपने शेयर होल्डर्स में, वो करती क्या हैं, वो प्रॉफिट इकट्ठा करती हैं अपने बिजनेस में इस्तेमाल करती हैं, और कंपनी ग्रोथ की वजह से उनका जो शेयर है वो 100 रुपये से उठ के 110 पे चला जाता है, तो वो कैपिटल गेन से आपको फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। अच्छा शेयर्स किस तरह आपको मतलब किस तरह नज़र आएंगे? पहले ये होता था कि जब इतनी ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स वगैरह नहीं थे, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इंटरनेट और ये इशूज़ था सब कुछ, तो ये फ़िज़िकल शेयर्स होते थे, ये बिल्कुल सर्टिफिकेट्स टाइप, तो इनको संभालना मुश्किल है, आगे पीछे वेरीफाई करवाना, इकट्ठा करना, फिर इसको आगे पीछे मतलब भेजना, किसी को भेजना वहाँ से बहुत मुश्किल हो जाता था। तो फिर जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, जैसे ही ऑनलाइन सिस्टम आए, ऑनलाइन ट्रेडिंग टर्मिनल्स आए,
ठीक है। तो अब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स होते हैं, मतलब ये कि आपका अगर अकाउंट खुलता है स्टॉक मार्केट में, आप कोई शेयर बाय करते हैं तो वो आपके सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान, ये एक इदारा है, उसके पास पड़े होते हैं इलेक्ट्रॉनिक शेप में, ठीक है। उनकी बुक में ये मेंटेन हो रहा है कि ये जी मेरे पास, जैसे अब्दुल हफीज़ है तो मैंने अल शहीर ASC 500 शेयर लिए हुए हैं, ये मेरे पड़े हुए हैं, इस तरह PSMC है, PSC है, ये उसके नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, ठीक है। तो ये मेरे इलेक्ट्रॉनिक शेप में उधर रिकॉर्ड में पड़े हुए हैं, तो ये रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं हो सकता या कोई ऐसा इशू हो सकता है। तो जिस तरह पहले फिजिकल होते थे, अब ये इलेक्ट्रॉनिक शेप में आपके शेयर्स पड़े होते हैं और इस इदारे के पास पड़े होते हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, ये मेंटेन कर रहा होता है आपका। अच्छा, शेयर्स कितनी किस्मों के हैं? एक है जी ऑर्डिनरी शेयर्स, इसको हम इक्विटी शेयर्स भी कहते हैं, और एक है प्रेफरेंस शेयर्स। जिनके पास ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं उनको ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कहते हैं, और जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहते हैं। ज़्यादातर आपका 99% काम ऑर्डिनरी शेयर्स पे होगा। जब आप स्टॉक मार्केट में काम करेंगे तो ज़्यादातर आपका काम जो है ना ऑर्डिनरी शेयर्स पे होगा, ज़्यादातर शेयर्स आपको ऑर्डिनरी शेयर्स वाले ही मिलेंगे। अब इसमें फ़र्क क्या है? ये 6 पॉइंट हैं, इसका फ़र्क है। पहला पॉइंट है जी रेट ऑफ डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड की जब बात आती है कि जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है वो कैसे मिलेगा, वो प्रेफरेंस वालों को कैसे मिलेगा और ऑर्डिनरी वालों को कैसे मिलेगा। जो प्रेफरेंस वाले हैं ना, ठीक है, अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया, प्रेफरेंस वालों को फिक्स प्रॉफिट मिल रहा होता है डिविडेंड, ठीक है। लेकिन जो ऑर्डिनरी वाले हैं, हम लोग हैं, ज़्यादातर हम लोग ऑर्डिनरी शेयर्स लेंगे, ठीक है। जो स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर 99% ऑर्डिनरी शेयर्स आप जब बाय सेल करेंगे ऑर्डिनरी शेयर्स ही होते हैं। तो आपको अगर कंपनी ने प्रॉफिट किया तभी आपको डिविडेंड मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए ऐसा नहीं है, उनको फिक्स डिविडेंड मिल रहा होता है। प्रेफरेंस राइट्स पे बात आती है। प्रेफरेंस राइट का मतलब है कि जब कंपनी प्रॉफिट करेगी, ठीक है, तो पहले वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसके बाद वो जाके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो ये होता है प्रेफरेंस राइट, नाम से ही ज़ाहिर है, ठीक है, कि प्रेफरेंस, हर चीज़ में प्रेफरेंस, ठीक है। तो जब भी कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तो पहले इसने डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में, और जो वो बच जाएगा वो फिर आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑर्डिनरी शेयर्स में। तो ये दूसरा फ़र्क है। तीसरा फ़र्क ये वाइंडिंग अप। कंपनी कहती है बस हमने सब कुछ क्लोज करना है, एसेट हमने बेचने हैं, ख़त्म, बिजनेस ओवर, ख़त्म करना है। तो जब वो एसेट बेचती है, एसेट बेचने के बाद उसने एसेट बेचने के पास जो पैसा देना है, पहले उसने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने हैं पैसे, और उसके बाद जो बचेंगे फिर जाके बात आएगी ऑर्डिनरी शेयर्स वालों के, शेयर होल्डर्स की, ठीक है। जिन जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको पहले वाइंड अप करने के बाद जो एसेट बेच के जो पैसा बनेगा वो उनको डिस्ट्रीब्यूट होगा, और उसके बाद जाके आपका ऑर्डिनरी शेयर्स वालों को होगा। फोर्थ पॉइंट है वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स का ये है कि जब कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज़ करने के लिए वोटिंग करवानी पड़ती है और उसके लिए वोट होते हैं, तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को वो राइट्स हैं कि वो वोट डाल सकते हैं, प्रेफरेंस वाले वोट नहीं डाल सकते, ठीक है। तो वोटिंग राइट्स आपको ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को सिर्फ मिलते हैं, प्रेफरेंस वालों को कोई राइट्स नहीं मिलते। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, फिफ्थ पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कंपनी में काम कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मैनेजमेंट में वो कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो ये काम नहीं कर सकते। तो इधर ऑर्डिनरी शेयर्स, वोटिंग राइट्स और राइट टू पार्टिसिपेट में ऑर्डिनरी शेयर्स वालों को ज़्यादा राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस वालों को नहीं होते, ठीक है। ठीक है, बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें ज़्यादा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जैसे वोटिंग राइट्स में था कि जी ऑर्डिनरी वाले कर सकते थे और प्रेफरेंस वाले नहीं कर सकते थे। ट्रेडिंग ऑर्डिनरी शेयर्स की तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है, प्रेफरेंस वालों की अनफॉर्चुनेटली ट्रेडिंग नहीं होती, ठीक है, ठीक है। ये ऑर्डिनरी शेयर्स सिर्फ स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, ठीक है, कि इनका रेट चल रहा होता है, आप बाय करते हैं तो कोई सेल वाला आगे होता है, मार्केट है ना, कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बनने में ही फ़ायदा है, प्रॉफिट्स फिक्स मिल रहा है, डिविडेंड भी पहले मिलता है, और कंपनी बंद हो जाती है तो पैसे डूबने का डर भी नहीं, ठीक है, ठीक है। डिविडेंड भी मिल रहा है, कंपनी बंद हो जाती है तो वो जब एसेट वगैरह बेचती है, जो पैसा बनता है उसका भी डर नहीं है, वो भी मिल रहे हैं। तो ये इतना आसान नहीं है। कंपनी अपने शेयर
प्रेफरेंस शेयर्स ज़्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ही इशू करती है। ये आम लोगों को बहुत कम इशू होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, ये सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ही इशू होते हैं, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं मगर इनके शेयर मार्केट के अप डाउन से बचना चाहते हैं। ये जो कंपनीज हैं इनके शेयर ट्रेड जो नहीं होते, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होते, तो इनका उतार चढ़ाव बहुत कम होता है। तो ये इंस्टीट्यूशन होते हैं वो इस चीज़ को बड़ा मद्देनज़र रखते हैं, तो इसलिए वो ये प्रेफरेंस शेयर्स पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो कंपनी ज़्यादातर प्रेफरेंस शेयर्स इंस्टीट्यूशन को ही सेल करती है, इसके लिए वो प्रेफरेंस शेयर ही प्रेफर करते हैं जो इंस्टीट्यूशन है। वही कंपनी दूसरी तरफ लोन भी नहीं लेना चाहती तो वो प्रेफरेंस शेयर इंस्टीट्यूशन को इशू कर देती है। कंपनी भी कहती है कि हमने लोन नहीं पकड़ा, लोन से बचें, ठीक है, आगे पीछे बैंक से लोन लेने से अच्छा ही है हम इंस्टीट्यूशन को प्रेफरेंस शेयर्स अपने जो है ना वो सेल कर दें, वहाँ से पैसा इकट्ठा कर लें। तो कंपनी जो पैसा इकट्ठे करने वाली पॉलिसी है उसको वो मिल जाता है, ठीक है। इधर से जो इंस्टीट्यूशन है उसने ये स्टॉक मार्केट में रेट अप डाउन नहीं देखने, रिस्क थोड़ा सा वॉलेटिलिटी कम रहती है, ये मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, इसने इस चीज़ को देख के ये प्रेफर करना होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स लेता है वो, ठीक है। इसके अलावा और भी फ़र्क होता है प्रेफरेंस और ऑर्डिनरी शेयर्स में। जैसे प्रेफरेंस शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड जो है ना नहीं होते। प्रेफरेंस शेयर मैं पहले बता चुका हूँ स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होते, ऑर्डिनरी शेयर्स ट्रेड होते हैं, ठीक है। और ऑर्डिनरी शेयर्स कैसे ट्रेड होते हैं, नॉर्मली जो अप डाउन होते हैं मार्केट की डिमांड सप्लाई पे, ज़्यादा बायर होंगे तो ऊपर जाएगा रेट, ज़्यादा सेलर होंगे तो नीचे जाएगा, तो डिमांड और सप्लाई के इम्बैलेंस पे वो हो रहे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर बिल्कुल बेच ही नहीं सकते, अगर ट्रेड नहीं हो सकते प्रेफरेंस शेयर्स तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको बेच ही नहीं सकते। एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, ठीक है, जिसके बाद आप प्रेफरेंस शेयर्स को अपने प्रेफरेंस शेयर जिसके बाद प्रेफरेंस जो शेयर होल्डर है वो अपने प्रेफरेंस शेयर कंपनी को वापस सेल कर सकता है, ठीक है। जबकि जो ऑर्डिनरी वाला इक्विटी शेयर होल्डर है, ऑर्डिनरी को इक्विटी शेयर्स भी कहते हैं, वो ये काम नहीं कर सकता, वो कंपनी को अपने शेयर नहीं बेच सकता, वो मार्केट में ही सेल करेगा, स्टॉक मार्केट में, ठीक है। इसमें एक और भी केस है कि अगर कंपनी अपने ऑर्डिनरी शेयर, ठीक है, बाज़ का कंपनी कहती है कि मैं अपने ऑर्डिनरी शेयर जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं इनको मैं खुद बाय करना चाहती हूँ, वो खुद बताती है, ठीक है। तो तब जो है ना शेयर होल्डर को वो ऑफ़र करती है, ठीक है, और जिस पे हम इस प्रोसेस को कहते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स कंपनी का, ठीक है। तो कंपनी खुद ऑफ़र करती है कि मैंने ये अपने ही शेयर ऑर्डिनरी शेयर्स बाय करने हैं स्टॉक मार्केट से, तब ये शेयर जो है ना पब्लिक जाके सेल कर सकती है। ऐसा कंपनी बहुत सी वजूहत की वजह से करती है, ठीक है, जैसा कि अगर उसने अपनी अर्निंग पर शेयर को इम्प्रूव करना हो, ठीक है, या उसको लग रहा है कि उसका जो कंपनी का जो रेट है वो बहुत ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और अपना वो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करना चाह रही हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो बाय बैक ऑफ शेयर्स पे ऑप्शंस को चूज़ करती है, ठीक है। अच्छा, अब इसको ज़रा प्रैक्टिकल लेके चलते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट की वेबसाइट डाटा पोर्टल dps.psx.com.pk, ये आप वेबसाइट पे जाएंगे तो ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का पूरा एक डाटा इसमें आ जाता है। इसको आप नीचे करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये वो तमाम शेयर्स हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, ये, ठीक है। अगर मैं इसको ऑल कर दूँ ना, ये इधर ये ऑल कर दूँ तो ये तमाम शेयर लिस्ट में आ जाएंगे नीचे। तो ये तमाम शेयर्स हैं, ये कंपनीज़ हैं जिनके शेयर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, ठीक है। तकरीबन 400-500-600 शेयर्स होते हैं, ठीक है, 560 के अराउंड, ठीक है, 560 के अराउंड ये शेयर्स ट्रेड होते हैं। और देखें जैसे ये PRL है, ठीक है, PRL है, ठीक है, इसका भी रेट चल रहा है 13.83 और आज ये ऊपर है, ठीक है। सैनर्जी है, PPL पाक पेट्रोलियम, WTL वर्ल्ड टेलीकॉम लिमिटेड, TRG, OGDC ऑयल एंड गैस, ठीक है, SNGP, ATRL अटक रिफाइनरी, ठीक है। तो ये शेयर है और इसका जो करंट प्राइस चल रही है वो इधर आ रही है। जैसे PRL का एक शेयर 13.83 रुपये का, 13.83। सैनर्जी का एक शेयर 3.95 रुपये का, इस तरह PPL का एक शेयर 77.70 का है। तो इस तरह ये सारे लिस्ट में गिवन है, 500 to 600 560 तकरीबन शेयर्स हैं, ये सारे आपको ना लिस्ट में गिवन है।
ठीक हो गया। अब ये DEF बाज़ औक़ात किसी के साथ आ रहा होता है, इसका मतलब है डिफ़ॉल्ट सेगमेंट। बाज़ औक़ात कंपनी अगर उसमें कोई मसला चल रहा है, एक क्राइटेरिया है जिसके तहत कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट रह सकती है, मतलब उसके रेट कम चलते हैं। अगर कंपनी का जो बिज़नेस है वो रुक गया 1 साल के लिए, ऑपरेशन प्रोडक्शन रुक गई है, या वो कोई एनुअल जनरल मीटिंग उसकी नहीं हो रही, या उसके एनुअल ऑडिट अकाउंट्स जो है ना प्रीसीडिंग फिस्कल ईयर के अभी तक नहीं सबमिट हुए, तो होता यह है फिर जो PSX है स्टॉक एक्सचेंज, वो उसको डिफ़ॉल्ट काउंटर में डाल देती है कि इसमें कुछ मसला चल रहा है। और ये मसला जब बढ़ता है, फ़र्ज़ करें और भी मसाइल हैं कि 2 साल की लिस्टिंग फ़ीस नहीं दी, ठीक है, या कोई पेनल्टी है वो नहीं दी, इस पे कोई पेनल्टी कंपनी पे आई है वो उसने नहीं पे की, तो अगर ये इसको फिर टाइम पीरियड दिया जाता है कुछ, और उसके अंदर उसने ये मसला सॉल्व करना होता है, तो उसके साथ फिर टैग लग देता है DEF डिफ़ॉल्ट सेगमेंट, उसको डिफ़ॉल्ट सेगमेंट में डाल देते हैं कि वो मसला सॉल्व करे। अगर मसला सॉल्व हो गया वो वापस DEF हट जाएगा, ठीक है। और अगर फिर भी मसला आता है फिर उसकी ट्रेडिंग ही सस्पेंड हो जाती है, और फिर उसके बाद आगे वो डीलिस्ट भी हो सकती है अगर बिल्कुल वो क्राइटेरिया से बाहर हो गया। क्योंकि स्टॉक मार्केट में कंपनी को लिस्ट रहने के लिए एक सर्टेन क्राइटेरिया मेंटेन करना है। अगर वो क्राइटेरिया से बाहर आती है तो वो उसको फिर डीलिस्ट कर दिया जाता है, ठीक है, निकाल दिया जाता है। तो जिसके शेयर उस कंपनी के, आपके पास उस कंपनी के शेयर पड़े हैं तो पैसा फंस जाता है, ये भी होता है। लेकिन बहुत कम ये होता है, हर कंपनी के साथ ऐसा नहीं होगा, आपका बहुत कम कंपनीज़ हैं जिसके साथ ऐसा होता है। तो ये तमाम कंपनीज़ आप देख सकते हैं, हेस्कोल पेट्रोलियम है, लॉर्ड कैम है, सिल्क बैंक है, मिज़ान बैंक है, इस तरह आपका ये MEBL मिज़ान बैंक है, TPLP है, केल है, के इलेक्ट्रिक्स, मैपल लीफ है, MLCF। इसका ये जो करंट रेट है वो 20.80 चल रहा है, ठीक है। तो ये रेट्स आपके सामने, आप जाके इस वेबसाइट पे देख सकते हैं, सारे कंपनीज़ हैं और इनके शेयर्स आप स्टॉक मार्केट से बाय कर सकते हैं, ठीक है। यही वो अवेलेबल कंपनीज़ हैं जिनके शेयर्स आप स्टॉक मार्केट में बाय कर सकते हैं। सो ये था व्हाट इज़ शेयर क्या है, सारी एक्सप्लेनेशन, इसकी टाइप्स और इसका बेसिक कंसेप्ट, ये सारा मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। थैंक यू।